नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला एक बार पुनः डीके शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज हम लोग सम्राट अशोक के जीवन से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रसंगों पर बात करेंगे। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि किस तरीके से एक महान मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। उस मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक तक किस तरीके से राज्य विस्तार की परंपरा जारी रही और सम्राट अशोक के समय तक आते आते मौर्य साम्राज्य अपने उत्कर्ष के शिखर पर बैठा था। तो पिछले लेक्चर्स में जो आपने पिछले 2 लेक्चर इस टॉपिक पर पढ़े, उससे आपको मौर्यन एम्पायर की पूरी हिस्ट्री की एक रूपरेखा समझ में आ गई होगी। तो जब हम मौर्य वंश के इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न जहन में यही आता है कि आखिर मौर्य वंश का इतिहास हमें पता कैसे चला। मौर्यन डायनेस्टी की हिस्ट्री हमें किस सोर्स से पता चलती है। तो स्रोत क्या है, सोर्सेज क्या है, यह भी बताया आपको कि जब हम सोर्सेज की बात करते हैं, स्रोतों की बात करते हैं, तो इसमें सबसे प्रामाणिक स्रोत है अशोक के द्वारा लिखवाए गए अभिलेख। अशोक प्राचीन भारत के इतिहास में पहला ऐसा राजा हुआ जिसने जनता के बीच पहुंचने के लिए अभिलेखों के माध्यम से उन्हें संबोधित किया। जैसे आज आप देखते हैं, हमारे देश की सरकार हो, हमारे राष्ट्र प्रमुख हो, चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, वो जनता के बीच जाने के लिए आधुनिक संचार साधनों का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो, टेलीविजन या सोशल मीडिया या अन्य कई तरह के प्लेटफॉर्म हैं जिसके माध्यम से आज हम अपनी सूचनाएं जनता तक पहुंचा सकते हैं। सरकार के प्रतिनिधि या सरकार जनता के बीच पहुंच सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या चाहे अदर सोर्सेज हो। लेकिन सम्राट अशोक का समय या प्राचीन काल का समय ऐसा समय नहीं था कि जब जन संचार के आधुनिक साधन थे, मास मीडिया नहीं था, आधुनिक साधन नहीं थे। तो आखिर इतने बड़े साम्राज्य में जनता को राजा संबोधित कैसे करे, जनता तक अपने प्रजा को संदेश पहुंचाए कैसे, जनता तक वो पहुंचे कैसे। तो इसका एक बहुत बड़ा माध्यम यह था कि राजा द्वारा नियुक्त कर्मचारी वो गांव-गांव जाकर ढिंढोरा पीटे, डुग्गी पीटे और लोगों को जमा करे और उनको बताए कि आज राजा ने संदेश दिया। एक दूसरा माध्यम यह था कि क्यों ना हम कुछ लिखित सूचना कहीं पर रखवा दें जहां विजिटर्स आते जाते समय उसे पढ़ सके। तो इसके लिए एक माध्यम ढूंढा सम्राट अशोक ने कि पत्थरों को काट कर उस पर अपने संदेश लिखवाए, और उसी को हम कहते हैं अभिलेख। यद्यपि यह कहा जाता है कि इस मामले में अशोक ईरान के राजा डेरियस से प्रभावित था। फारस के एक प्राचीन शासक हुए डेरियस, और डेरियस का एक पुराना अभिलेख मिला है जो अशोक से भी प्राचीन है, लेकिन डेरियस भारतीय राज्य क्षेत्र का शासक नहीं था। तो ऐसा माना जाता है कि हिंदुस्तान की धरती पर, भारत की सरजमी पर अगर कोई पहला शासक हुआ जिसने राजकीय अभिलेखों की परंपरा शुरू की तो सम्राट अशोक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य से अशोक तक की कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिस पर अब तक हमने ये पढ़ा मौर्य इतिहास को जानने के स्रोत क्या है, मौर्य राजवंश में कौन कौन प्रमुख शासक हुए हैं, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, मौर्य साम्राज्य की संस्थापना में उस व्यक्ति की सहायता किसने की थी, वो प्रसिद्ध विद्वान व्यक्ति कौन था जिसकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने इस महान साम्राज्य की आधारशिला रखी। तो मौर्यन डायनेस्टी के हिस्ट्री के सोर्सेज क्या है, मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, और मौर्य डायनेस्टी के फाउंडेशन में चाणक्य की क्या भूमिका थी, उसका क्या रोल था, ये सारी बातें अब तक हम लोग पढ़ चुके। फिर पिछला लेक्चर आपको याद होगा कि मौर्य डायनेस्टी की हिस्ट्री में जितने भी रूलर्स हुए उनमें अशोक को द ग्रेट की उपमा दी गई है, द ग्रेट की टाइटल दी गई। उसे एक अनोखा सम्राट, एक यूनिक किंग कहा गया, यूनिक एम्परर के तौर पर देखा गया। तो आखिर अशोक की ऐसी क्या उपलब्धि थी, ऐसे क्या अचीवमेंट थे कि उसे यूनिक रूलर माना गया, उसे अनोखा शासक माना गया। तो कहानी शुरू हुई थी कलिंग युद्ध की, और कलिंग बैटल का क्या रिजल्ट था यह भी आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया। तो आज मैं उसी संदर्भ में कुछ बातें करने जा रहा हूं, और मुख्य चर्चा होगी कि अशोक ने जब धम्म नीति का पालन शुरू किया तो आखिर यह धम्म था क्या, अशोक का धम्म क्या है,
आज यहीं से ये लेक्चर आगे बढ़ेगा। तो चलिए इसी अध्याय पर आते हैं। अध्याय 7, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इसके लेक्चर नंबर 3 पर इस अध्याय का समापन करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक बार पुनः आपको बता दूं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। इस अध्याय को मैं एक नया नाम दे देता हूं, मौर्य वंश। मौर्य डायनेस्टी। और इस संदर्भ में आपने ये भी देखा कि लगभग 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश का इतिहास चला। 323 बीसी से लेकर 184 बीसी तक की जो हिस्ट्री है वो मौर्यन डायनेस्टी की हिस्ट्री, जिसमें अगर हम महत्वपूर्ण शासकों की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि इस वंश का संस्थापक माना गया है, यानी फाउंडर माना गया। फिर इसके बाद उसका उत्तराधिकारी हुआ उसका बेटा बिंदुसार। फिर इसके बाद इसका बेटा अशोक गद्दी पर आया। जो इस वंश का सबसे महान शासक हुआ, सबसे महान शासक। ग्रेटेस्ट रूलर या एम्परर। देखिए, किसी भी शासक को महान कहने के पीछे कुछ आधार होते, कुछ क्राइटेरिया, कुछ ग्राउंड है जिस पर उसे ग्रेटेस्ट कहा जा रहा। चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रेटेस्ट नहीं कहा गया, चंद्रगुप्त मौर्य को इसका संस्थापक कहा गया। उसने एक विशाल साम्राज्य कायम किया। लेकिन महानता का मतलब होता है जब हम राजनीति के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्धियां हासिल करें। तो अशोक एक ऐसा शासक सिर्फ नहीं बना कि उसने तलवार रख दी और धर्म नीति पर शासन करना शुरू किया, बल्कि अशोक ने जन कल्याण की दिशा में बहुत काम किए। अशोक ने कला और संस्कृत के विकास में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मौर्य कला अपने शिखर पर पहुंची तो सम्राट अशोक के शासनकाल में सारनाथ जैसे स्तंभ पत्थरों को तराश कर तैयार किए गए। वो चाहे रामपुरवा में वृषभ स्तंभ का निर्माण हो, वो चाहे सारनाथ का लायन पिलर हो, ये दिखाता है कि अशोक के समय मौर्य कला कितने उन्नति पर थी, मौर्यन आर्ट कितना प्रोग्रेस में था। तो आर्ट के फील्ड में, कल्चर के फील्ड में और इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने में, सीमाओं की सुरक्षा रखने में, हर मामले में अशोक सफल रहा और शांति प्रिय शासन रहा। इसीलिए आप देखें उसे सबसे महान शासक कहा गया। तो ग्रेटेस्ट एम्परर के तौर पर उसे देखा जाता है। फिर अशोक का पौत्र दशरथ गद्दी पर आया। प्रमुख शासकों में अगला नाम दशरथ का आता है, जो कि अशोक का पौत्र था, ग्रैंडसन था। और फिर सबसे अंत में सत्ता आई बृहद्रथ के हाथ में। तो अंतिम शासक अगर आपसे पूछा जाए कौन था अंतिम शासक,
लास्ट रूलर तो वो था बृहद्रथ। तो इस तरीके से मौर्य वंशावली आपके सामने है। अब अशोक के समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का हम लोग जिक्र कर रहे थे। अशोक जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको बताए थे और उम्मीद करता हूं आपको याद होंगे। जैसे पहला पॉइंट, अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में वो उज्जैन का राज्यपाल था। वो उज्जैन का राज्यपाल था। तो आप पिछली क्लास में मौर्य प्रशासन पढ़ रहे थे, उसमें ये बात मैंने आपको बताई थी। ही वॉज पोस्टेड एज गवर्नर ऑफ उज्जैन ड्यूरिंग द reign of Bindusara. His father Bindusar. फिर इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि अशोक ने अपने भाइयों को मारकर राज सिंहासन प्राप्त किया। राज सिंहासन प्राप्त किया। और 4 वर्ष के उत्तराधिकार के संघर्ष के बाद उत्तराधिकार के संघर्ष के बाद 269 ईसा पूर्व यानी बीसी में राज्याभिषेक हुआ। यानी जब उसके पिता बिंदुसार बीमार पड़े तो उसके बाद 4 वर्षों तक उसका अपने भाइयों से वार ऑफ सक्सेसरशिप चला। एंड ही असेंडेड द थ्रोन बाय किलिंग हिज ब्रदर्स आफ्टर 4 years of war of succession he ascended the throne। तो यहां पर आप देखेंगे कि 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार बीमार पड़ता है, उसकी मृत्यु होती है और उसके बाद 4 वर्षों तक उसके बेटों में सत्ता के लिए लड़ाई होती है जिसमें अशोक विजयी होता है और 269 बीसी में इसका कोरोनेशन होता। ये सब पढ़ चुके आप। और फिर महान घटना घटती है राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण। राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण।
कलिंग पर आक्रमण। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा कि जिस कलिंग की बात आज हम यहां पर इतिहास पढ़ते समय कर रहे हैं, यह उड़ीसा का तटवर्ती क्षेत्र था। और कलिंग में जब उसने युद्ध नीति अपनाई, कलिंग पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की, तो लाखों लोगों को जनधन से नुकसान हुआ, जनधन का हानि हुई, और इसी से अशोक के जीवन में बदलाव आया। कलिंग की घटना ने अशोक के मन पर आघात किया, एक गहरा प्रभाव डाला। वो हर्ट हुआ इस बात से कि हम एक छोटे से किंगडम को, एक स्टेट को जीतने के लिए लाखों लोगों को मार देते, जिसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते। श्रमण यानी साधु, तो जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उन्हें भी बलिदान देना पड़ता। इस बात से अशोक को बहुत क्षोभ पहुंचा और अशोक ने बुद्ध की शरण ली, यानी बौद्ध धर्म की शरण में गया। और उसके बाद बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने धर्म नीति का पालन करना शुरू किया और उसने एक नए तरीके की नीति बनाई जिसको अशोक की धम्म नीति कहते हैं। तो आज हम लोग इस क्लास में अशोक की धम्म नीति पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब यह जानना जरूरी है कि अशोक का धम्म था क्या। तो चलिए इस पर चर्चा शुरू करते हैं कि अशोक का धम्म क्या था। व्हाट इज द धम्मा ऑफ अशोका। तो धम्म को यहां पर हम बहुत संकीर्ण अर्थ में नहीं ले सकते। वैसे तो धम्म शब्द संस्कृत के धर्म का ही प्राकृत भाषा में रूपांतरण है। आपने पिछली क्लास में भी यह बात जानी थी कि जिसे हम संस्कृत में या हिंदी में धर्म कहते हैं, रिलीजन, उसी का प्राकृत भाषा में अगर रूपांतरण किया जाए, यानी प्राकृत लैंग्वेज में उसी को ट्रांसलेट करें, तो उसे धम्म कहेंगे। लेकिन यहां पर रिलीजन से इसका केवल आशय नहीं है। अगर हम केवल रिलीजन के डोमेन में इसको रख देंगे तो बहुत नैरो मीनिंग हो जाएगी, बहुत संकीर्ण अर्थ हो जाएगा। यह धम्म अपने आप में एक बहुत व्यापक अर्थ लिए हुए था, तो इसलिए यह समझना जरूरी कि अशोक का धम्म क्या था। तो अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अशोक का धम्म, इसमें क्या बताया जा रहा है, जरा ये नोटिस करें आप। तो ये बता रहा है कि किसी देवी देवता की, किसी देवी देवता की पूजा नहीं, कर्मकांड की आवश्यकता नहीं, कर्मकांड की आवश्यकता नहीं। ना तो कर्मकांड की आवश्यकता थी, रिचुअल्स की आवश्यकता थी, और ना ही वर्शिप की। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही ये उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। यानी आप इसी में एक बिंदु जोड़ सकते हैं कि ये नैतिक शिक्षा थी, प्रजा के लिए नैतिक शिक्षा, प्रजा के लिए नैतिक शिक्षा, मॉरल टीचिंग थी ये। महात्मा बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित, यानी बौद्ध धर्म से प्रेरित, बौद्ध धर्म से प्रेरित। तो आप देख सकते हैं कि क्यों यहां पर अशोक को एक अनोखा सम्राट कहा जा रहा है। इसमें क्या क्या बातें ध्यान देनी है। जिस तरह से पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा दे रहा, यहां प्रजा के लिए नैतिक शिक्षा। तो नैतिक शिक्षा, मॉरल टीचिंग का मतलब क्या होता है, हम अच्छा व्यवहार करें, हम अच्छा व्यवहार करें, इसी को हम कहते हैं नैतिक शिक्षा। तो ये अच्छे व्यवहार की शिक्षा थी, नैतिक शिक्षा थी। अशोक को लगता था ये उसकी ड्यूटी बनती है, उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपनी प्रजा को निर्देश दे कि वो अच्छे व्यवहार करे। बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए, जिसमें अहिंसा जैसे सिद्धांतों पर चलने की बात की गई। तो अशोक का जो धर्म
यहां शब्द लिखा, इसको आप एग्जैक्टली अगर देखें तो धर्म ना कहकर हम क्या कहेंगे, धम्म। यानी ये एक तरीके से धम्म था, और धम्म कोई धर्म ना होकर एक नैतिक निर्देश था, नैतिक या अच्छे व्यवहार का निर्देश, अच्छे व्यवहार का निर्देश, ये था अशोक का धम्म। तो इसमें बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे, यानी अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, तो इस पर हम कह सकते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोगों के व्यक्तिगत धर्म में कोई दखल नहीं दे रहा। आप किस देवी देवता की पूजा करते हैं, करते रहिए, किस कर्मकांड का पालन करते हैं, करते रहिए, उससे फर्क नहीं है। लेकिन अशोक के धर्म को मानने के लिए किसी की पूजा या किसी कर्मकांड की आवश्यकता ही नहीं। आगे देखिए, तो अशोकास धम्मा की अगर हम बात करें तो यहां पर हम क्या पाते हैं कि कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। तो ये कह रहा है डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड और डाइटी, या फिर किसी तरह के सैक्रिफाइस की, डिड नॉट रिक्वायर्ड परफॉर्म टू परफॉर्म सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस। तो यहां पर कुल मिलाकर आप कह सकते हैं क्या है, मॉरल टीचिंग, यह है मॉरल टीचिंग, इसी को उसने कहा है धम्मा। ये बात अलग है कि ये किससे इंस्पायर्ड था, तो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा, बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड, इससे इंस्पायर्ड था। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो यही है कि इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा, एक तो इसके धम्म पर इस बात का प्रभाव था, और इसके साथ साथ जो उसने इंस्ट्रक्ट किया था मॉरल लेवल पर लोगों को बिहेव करने का, यानी एक तरीके से यहां पर आप कह सकते हैं कि आपको मॉरल टीचिंग देने की कोशिश की गई अशोक के द्वारा, उसी को कहा गया धम्मा। आगे बढ़ते हैं, ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में और पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। तो अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। किन समस्याओं की बात हो रही है, तो एक तो धार्मिक धार्मिक असहिष्णुता, असहिष्णुता, रिलीजियस इंटॉलरेंस, रिलीजियस इंटॉलरेंस। एक समस्या यह थी कि अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इनमें कई बार टकराव पैदा हो जाता था, तो इसी को हम कहते हैं रिलीजियस इंटॉलरेंस, यानी जिसको सांप्रदायिक झगड़े कह सकते हैं। जैसे ब्राह्मण और बौद्धों के बीच जो संघर्ष या टकराव था, ब्राह्मण बौद्ध एंड जैन के साथ जो टकराहट थी, तो इस टकराहट के संदर्भ में बात करें। फिर जानवरों की बलि, मैंने कहा था पशु बलि जैसे कर्मकांड होते थे, तो एक दूसरी समस्या है कर्मकांड को लेकर, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस। कई तरह के सैक्रिफाइस थे जिसमें खासकर पशु बलि को बढ़ावा दिया जा रहा था। यह भी एक समस्या थी
क्योंकि मैंने आपको बताया था बैलों की बलि देने से आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा था। खेती बाड़ी के लिए बैलों की जरूरत पड़ती थी, और जब यहां कर्मकांड के नाम पर यज्ञ में उनकी आहुति या बलि दी जाएगी तो पशुधन कम होता जाएगा और इससे खेती बाड़ी करना चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाएगा। तो यह भी अपने आप में एक समस्या थी। फिर दासों की दशा और जो घरेलू नौकर थे इनकी दशा बहुत अमानवीय व्यवहार की थी। इनके साथ कई तरह से क्रूर व्यवहार होता था। तो दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार, नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार, यह भी एक समस्या थी। इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। तो यहां एक महत्वपूर्ण बात आपके लिए है कि अशोक ने किस एक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी? धम्म महामात्र। धम्म महामात्र नाम के नए अधिकारियों की नियुक्ति किसने की थी? अशोक ने, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की। धम्म महामात्रों का काम थे जगह जगह पर जाकर नैतिक शिक्षाएं देना, धम्म से जुड़े हुए शिक्षाओं को प्रसारित करना। तो यह प्रश्न आपके पेपर में आना लगभग तय है कि धम्म महामात्र कौन थे, धम्म महामात्र कौन थे और इनके क्या कर्तव्य थे। तो अशोक ने एक नए अधिकारी वर्ग की नियुक्ति की थी जिसे धम्म महामात्र कहा जाता था। ये प्रजा के बीच नैतिक संदेशों का प्रसार करते थे, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार करते थे और प्रजा को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते थे। तो धम्म का प्रचार करना, धम्म की शिक्षाएं जाकर देना, यह धम्म महामात्रों का प्रमुख कर्तव्य था। फिर इसके बाद अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। तो अशोक ने, आप देखेंगे, कई शिलालेख लिखवाए, स्तंभ लेख लिखवाए। तो अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख। तो भी थोड़ी देर पहले ही बच्चों आपको क्या बता रहा था कि आज अगर हमारे देश के राष्ट्र प्रमुख को या सरकार प्रमुख को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को जनता के बीच कोई संदेश भेजना होता है तो न्यूज़पेपर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, रेडियो पर सूचना के माध्यम से, टेलीविजन पर प्रसारण के माध्यम से वो जनता के बीच पहुंचते। लेकिन अशोक ने अपनी पहुंच उस जमाने में कैसे बनाई? उसने पत्थरों को काटकर स्तंभ बनवाया, उन शिलाओं पर लेख लिखवाए और उसे जनता के बीच रखवाया। यही थे अभिलेख। तो अशोक ऐसा पहला शासक हुआ जिसने राजकीय अभिलेख लिखवाने की परंपरा शुरू की। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। यानी इस अभिलेख पर जो बातें लिखी थी उसे जनता के बीच प्रसारित करने की जिम्मेदारी अधिकारियों को दी गई। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में भी दूत भेजे। यानी उसने धम्म महामात्रों को भारत से बाहर भी भेजा। इन्हें धर्म महामात्र कहा जाता है। इसी का प्राकृत रूपांतरण है धम्म महामात्र। धम्म महामात्र, जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि उसने श्रीलंका में अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को धम्म महामात्र बनाकर भेजा। धम्म महामात्र बनाकर भेजा। यह भी एक फैक्ट है। तो आप देखेंगे अशोक के समय तिब्बत के इलाके में, दक्षिण पूर्व एशिया के रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया में
बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं पहुंची और इस तरह से जो बौद्ध धर्म उत्तर भारत तक सिमटा हुआ था उसे विश्व धर्म बना दिया। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं, उनके नैतिक आदर्शों को दुनिया भर में फैलाने का काम किया अशोक ने। अफगानिस्तान, सीरिया, फिर दक्षिण पूर्व एशिया, तिब्बत, यूनान, इन सभी क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और इसका श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म के रूप में लोकप्रिय बनाया। कहा जाता है आज जिस भूमि पर बौद्ध धर्म पैदा हुआ था वहां से लुप्त हो चुका, वहां कमजोर पड़ चुका, लेकिन दुनिया के अन्य जगहों पर जहां बौद्ध धर्म पहुंचा था वहां आज भी फल फूल रहा है, वहां डोमिनेटिंग है। चीन में आज भी प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है, कोरिया में आज भी प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है, दक्षिण पूर्व एशिया में आज भी बौद्ध धर्म का बोलबाला है। तो ये दिखाते हैं कि किस तरह से अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व के अन्य क्षेत्रों में पहुंचाया, जिसमें नाम याद रखिएगा सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका। सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत भी मौर्य दरबार में आया, अशोक के समय यहां आया। मिस्र के राजा और यूनान के राजा यानी ग्रीस के राजा ने अपने दूत मौर्य दरबार में भेजे और साथ में अशोक ने वहां पर अपने धम्म महामात्र भेजे। तो इससे पता चलता कि अशोक ने विश्व के अन्य भागों से भी संपर्क स्थापित किया, अंतरराष्ट्रीय संबंध भी उसके अच्छे रहे और इसके साथ साथ उसने अपनी सीमाओं को भी सुरक्षित रखा। तो मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का दूत भी आया और दूसरी तरफ सीरिया के राजा एंटियोकस का जो उत्तराधिकारी था उसका भी यहां पर दूत भारत में आया। तो यह दिखाता है कि किस तरीके से अशोक के समय मौर्य साम्राज्य की ख्याति दुनिया के अन्य क्षेत्रों में पहुंची और बौद्ध धर्म की ख्याति दुनिया के अन्य भागों में पहुंची और खुद अशोक ने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए प्रयास किया, इसीलिए अशोक को एक अनोखा सम्राट कहा गया। तो जहां राजा तलवार के दम पर शासन सोचता था वहां राजा प्रजा के नैतिक उत्थान की बात कर रहा, वो प्रजा को अपनी संतान के समान समझ रहा। अशोक के इस एक शिलालेख पर इस बात का जिक्र है कि सारी प्रजा मेरी संतान के समान है। तो ये अशोक के जन कल्याण की भावना को दिखाता है, यानी उसने राजतंत्र को जन कल्याण का आदर्श बना दिया। पीपल्स वेलफेयर, जो आज डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का फीचर होता है जिसमें पीपल्स वेलफेयर की गवर्नमेंट बात करती है, अशोक ने उस तरह की शासन व्यवस्था को एक तरह से स्थापित कर दिया। उसने सड़कें बनवाई, देखिए लोक निर्माण का कार्य, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए, यानी आप कह सकते हैं जहां पर लोग आकर के रेस्ट करें, धर्मशालाएं, और इसके साथ साथ मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था की। यानी अशोक एक तरीके से अहिंसावादी नीति पर चला, अहिंसा, नॉन वायलेंस पर उसने फोकस किया। तो राजतंत्र के उस दौर में नॉन वायलेंट होकर के शासन करना यह संभव ही नहीं माना जाता था। तो ऐसे में अशोक ने इतने बड़े साम्राज्य को नॉन वायलेंट तरीके से चला लिया, यह अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जहां वायलेंस ना हो, प्रजा के मॉरल अपलिफ्टमेंट की कोशिश की जाए, पीपल्स के मॉरल अपलिफ्टमेंट की कोशिश की जाए, तो प्रजा के नैतिक उत्थान के साथ साथ जन कल्याणकारी कार्य, पीपल्स वेलफेयर के कार्य, सड़कें बनवाना, सराय बनवाना, कुएं खुदवाना, जल की व्यवस्था करना, चिकित्सा की व्यवस्था करना, हर तरीके का प्रबंध अशोक ने किया। तो राजा के आदर्शों को दिखा। फिर इसके साथ साथ मौर्य कला का आप देखते हैं उत्कृष्ट रूप दिखाई देता अशोक के समय। यानी यहां पर भी आप कह सकते हैं कि मौर्य कला विशेषकर पाषाण स्तंभों का निर्माण अशोक के समय शिखर पर पहुंचा।
यानी जो स्टोन आर्ट था, स्टोन आर्ट खासकर पिलर, ये अपने आप में पीक पर पहुंच चुका था। अशोक के समय कई शानदार पाषाण स्तंभ बनाए गए, जैसे उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। ये पालिशदार पत्थर की एक मूर्ति है जिसमें आप देख रहे हैं बैल बना हुआ। ये बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। ये रामपुरवा से मिला है, बिहार के, इसी को कहते हैं रामपुरवा का स्तंभ, रामपुरवा का पिलर। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। कौन से समय? अशोक के समय का, मौर्य काल का। तो उस समय जो मूर्ति कला थी, पत्थरों को काटकर मूर्तियां बनाना, ये उसका एक उत्कृष्ट रूप दिखाई दे रहा है। कितना शानदार तरीके से ये शीर्ष तैयार किया, पिलर के ऊपर इसे स्थापित किया गया। तो उसी का ये ऊपरी हिस्सा है जो आज राष्ट्रपति भवन में एक म्यूजियम के रूप में इसे स्थापित किया गया, रखा गया। तो जो स्टोन स्कल्पचर थे ये अपने आप में बहुत पीक पर थे, बहुत बेहतर स्थिति में थे अशोका के समय। तो मौर्यन पिलर का एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण आपके सामने है, रामपुरवा का वृषभ स्तंभ। तो जो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति भवन में रखा है, ये उस समय का एक शानदार नमूना दिखाता है। फिर अपनी प्रजा के लिए अशोक ने जो संदेश दिए, लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते, तरह तरह के अनुष्ठान करते, रिचुअल्स करते। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं, यानी अशोक कर्मकांडों का पक्षधर नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो ज्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या है? जैसे अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों समणों को दान देना, यानी ये नैतिक शिक्षा दे रहा है। मॉरल टीचिंग है ये मॉरल टीचिंग है, नैतिक शिक्षा पर बल दे रहा है, लोगों को व्यवहार करना सिखा रहा है। फिर अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्मों की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। अशोक कह रहा हर किसी को दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। जरा आप सोचिए किस सदी की बात है, और ऐसा एक राजा जो जन कल्याण से प्रेरित होकर यहां पर धार्मिक सहिष्णुता की नीति पर चल रहा है। यानी अशोक की धार्मिक नीति को आप देखिए, उस जमाने का राजा, और वो धार्मिक सहिष्णुता की नीति पर काम कर रहा, रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी पर वो चल रहा। ये अपने आप में बहुत अनोखी बात। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने लिखा है कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अशोक के धम्म को आज भी प्रासंगिक माना जाता है, क्योंकि आज भी हमारी प्रजा के बीच में जो सांप्रदायिक झगड़े हैं उसका निदान इन नैतिक बातों में। तो कुल मिलाकर आज आपने अशोक के महान होने का कारण समझा। अब ब्राह्मी लिपि में उसने जो अभिलेख लिखवाए हैं उसके बारे में भी जानकारी लीजिए कि आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। इसलिए ब्राह्मी लिपि को कहा जाता है मदर स्क्रिप्ट। इसे मदर स्क्रिप्ट के तौर पर, यानी इसे मातृ लिपि के तौर पर देखा जाता है। यानी भारत की अधिकांश लिपियों का विकास इसी से हुआ। तो यहां आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियों में देख सकते हैं। जैसे हिंदी में आ ऐसे लिखते, देवनागरी हो गई। जो आरंभिक ब्राह्मी थी वो ऐसे आ लिखा जाता है, बांग्ला में आ ऐसे लिखा जाता है, मलयालम में ऐसे और तमिल में ऐसे।
तो इन सारी बातों के माध्यम से आपने सम्राट अशोक के अनोखे होने का कारण जाना। फिर मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। 2400 वर्ष पहले, यानी लगभग आप कह सकते हैं 400 ईसा पूर्व के आसपास। और मौर्य साम्राज्य अगर देखा जाए तो ये 323 ईसा पूर्व के आसपास उभर कर सामने आता। तो इससे थोड़ा पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य क्या था? तो उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। जो पशुपालक कबीले थे वो अक्सर चीन की सीमाओं में घुसकर लूटमार किया करते थे। उनसे सुरक्षा के लिए इस दीवार का निर्माण किया गया। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। ये दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है और पत्थर ईंट से बनी है। तो आप देख सकते हैं संसार की सबसे लंबी सीमा दीवार, एक इतनी बड़ी बाउंड्री खड़ी कर दी गई कि वो अपने राज्य की रक्षा कर सके। तो एक मजबूत किलेबंदी जैसी। तो चीन की महान दीवार या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आज भी दुनिया में एक महान कृति के रूप में देखी जाती है, एक महान निर्माण के तौर पर इसे देखा जाता है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए चीन के शासकों ने क्या नजरिया अपनाया, जबकि अशोक ने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए क्या नीति अपनाई। तो अशोक का रवैया पड़ोसी देशों के प्रति कैसा था और इधर चीन के शासकों का उसी समय रवैया पड़ोसियों के लिए कैसा था। तो आज आपने बच्चों यहां पर इस टॉपिक के माध्यम से मौर्य शासन का इतिहास कंप्लीट किया। अब इस पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार का कौन सा क्रम सही? तो मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार का क्रम पूछा गया, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन इन मौर्यन एम्पायर। तो सबसे पहले आपने पढ़ा कौन आया? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर कौन आया? तो बिंदुसार। फिर कौन आया? तो अशोक। फिर कौन आया? तो दशरथ। तो चंद्रगुप्त मौर्य यहां भी पहले, यहां भी पहले, यहां भी। फिर इसके बाद बिंदुसार को आना चाहिए, इसमें अशोक है तो ऑप्शन गलत हो गया। यहां दोनों जगह बिंदुसार है लेकिन यहां दशरथ है तो यह गलत हो गया। अब दो जगह बिंदुसार है, बिंदुसार के बाद अशोक को आना चाहिए, यहां दशरथ है, यानी ऑप्शन यहां बी सही होगा। तो बी ही आपका आंसर हो जाए, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहां? तो कलिंग के बारे में आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। कलिंग युद्ध का जिक्र हमने पहले भी किया था, आज की क्लास में भी आपने जाना। तो कलिंग कहां है वर्तमान में? उड़ीसा के तटीय भाग से लगा है, यानी यहां आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो बच्चों आज आपने यहां पर सम्राट अशोक का मूल्यांकन किया कि हम क्यों एम्परर अशोका को, सम्राट अशोक को महान की संज्ञा देते हैं, अनोखा शासक क्यों कहते हैं, इसका कारण आपने जाना। तो इसी के साथ आपका यह अध्याय समाप्त होता है और अब हम लोग अगली क्लास में अगला अध्याय पढ़ेंगे, यानी अध्याय 8 में प्रारंभ करूंगा, जिसके लेक्चर नंबर 1 पर आगे बढ़ेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।